चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का हृदय की अनंत गहराइयों से ढेर सारा अभिनंदन करता हूं। आप सभी का ढेर सारा स्वागत करता हूं दोस्त। और आइए आज के इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज के इस महत्वपूर्ण क्लास के माध्यम से हम आपको लेकर के चलेंगे आगे की ओर। और हमारी आपकी बातचीत प्रत्येक दिन शाम 7 बजे ईवीएस के महत्वपूर्ण कंटेंट पर हो रही है। और प्रत्येक दिन की भांति आज की भी क्लास में हम लोग डिस्कस करते हुए आगे की ओर चलेंगे और बातचीत करेंगे। देखिए ये बड़े इत्तेफाक का दिन होता है कि आज बृहस्पतिवार है। वही जो थंबनेल का टी शर्ट है वही आज अचानक मेरा याद आ गया। सेम कपड़े के साथ ऐसा बड़ा बहुत कम होता है कि उन्हीं कपड़ों के साथ हम कभी लाइव होते हैं। बहरहाल चलिए आज के सेशन में लाइव है और हम आपको बता दें, एक चीज अपने जीवन में ठान लीजिए, जिंदगी में चाहे सकारात्मक दिन आए चाहे नकारात्मक दिन आए, जिंदगी में उतार हो चाहे चढ़ाव हो, सिर्फ एक चीज सोचिएगा, मेरा आज का दिन बीते हुए कल से बेहतर हो और मेरा आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप याद रखिएगा, जिंदगी में आपको कभी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आएगी ही नहीं और आप जिंदगी में कभी भी उन गलतियों को दोहराने से बच जाएंगे जो आप पिछले दिनों आपने किया था। और एक सफल विद्यार्थी के लिए जो सबसे अहम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो ये दो चीजें। क्या? आपको कहां जाना है और इससे भी इंपॉर्टेंट आप अभी कहां खड़े हैं। अगर आपको इस दो बात का एहसास होगा तो आप निश्चित तौर पर इस गैप को भरने के लिए आप सकारात्मक कदम उठाते रहेंगे और आप अपने जिंदगी की मंजिल की ऊंचाइयों पर आप निश्चित तौर पर आगे बढ़ते रहेंगे और आप निश्चित तौर पर आगे जाएंगे। आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप डी ट्रिपल एसवी में, आप केवीएस में, आप इसके अलावा किसी भी राज्य में आने वाली शिक्षक भर्ती में एक साथ एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप सीटेट मन लगा करके थोड़ी सी तैयारी करते हैं और अच्छे से चीजों को कवर कर ले जाते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहती है। मैं अपने आराध्य ईश्वर से हमेशा आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आपको सही कार्य करने की बुद्धि दें, आपकी एकाग्रता को बढ़ाएं और आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ो, ये ईश्वर का भी प्रार्थना है और मेरे तरफ से आपके लिए बड़ा आशीर्वाद भी रहता है। तो आइए दोस्त, शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। और आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 लोग पढ़ेंगे और सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़िए और बताइए यहां इसका राइट जवाब क्या होगा। आपको पढ़ना है और इसका सही जवाब बताना है। देखिए, तेरा सरिता को ऐसा रोग हुआ है जिसमें व्यक्ति का गला फूल जाता है। ये हमारे शरीर में एक खनिज की कमी को बताता है। ये हमें मुख्य रूप से समुद्री जीव जंतुओं से मिलता है। उस खनिज का नाम बताइए जिसकी कमी से ये रोग होता है। अब आपको बताना है क्या ये आयोडीन है, पूछ रहा है क्या लौह तत्व है, कह रहा है क्या पोटेशियम है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि क्या यह कैल्शियम है। आपको बताना है कि गले का फूल जाना और इस प्रकार से जो समस्याएं आती है, पूछ रहा है इसका कारण क्या है या इसका सही जवाब क्या होगा। आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए, अगर हम गला फूलने की बात करते हैं तो एक रोग है जिसको हम लोग बोलते हैं घेघा रोग। एक रोग है जिसको किसके नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं घेघा रोग। और घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम है क्या? घेघा रोग। और आयोडीन की पूर्ति किससे होती है? तो समुद्री शैवाल, समुद्री शैवाल आयोडीन का, समुद्री शैवाल आयोडीन का सबसे प्रमुख, आयोडीन का सबसे प्रमुख स्रोत है। ये आपके प्रश्न और उसका सबसे सटीक और कम शब्दों में एक्सप्लेनेशन तैयार हो गया। एक चीज ये आपने एकदम अच्छे से इसको फाइंड आउट किया, इसको एकदम अच्छे से आपने तैयार किया। सेकंड चीज, तो आपने यहां पर लगा दिया क्या? आयोडीन। लेकिन हम रुकेंगे नहीं,
हमारे ऑप्शन में लौह तत्व भी मौजूद है। अगर आपके शरीर में लौह तत्व की कमी होती है तो आपको एक बीमारी होगी जिसका नाम होगा क्या? एक बीमारी होगी जिसका नाम होगा एनीमिया। क्या नाम होगा? एनीमिया। तो आप सबसे पहले यहां क्या आप ध्यान दीजिएगा कि आपको एक बीमारी होगी जिसका नाम है क्या? एनीमिया। अब एनीमिया का स्रोत क्या क्या होता है या एनीमिया कैसे? तो आप यहां बताओगे कि शरीर में, आप क्या बताओगे कि शरीर में लौह तत्व, शरीर में लौह तत्व की क्या हो? कमी हो। और ये अगर आप, तो एक चीज ये, तो शरीर में लौह तत्व की कमी, आयरन की कमी होगी तो बीमारी का नाम होगा एनीमिया। आप याद रखिएगा, आपको कहा जाएगा पालक, ये सीटेट में पूछा हुआ है, पालक खाने का सलाह दिया जाएगा, गुड़ खाने का सलाह दिया जाएगा, आपको आंवला खाने का सलाह दिया जाएगा, और इसके साथ ही साथ हरी पत्तेदार, क्या? हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है। ये आपको याद रखना है। तो हमारा यहां तक क्या हो गया? ये हमने लौह तत्व आयरन को अच्छे से फाइंड आउट कर लिया। अब यहां है पोटेशियम है और यहां पर कैल्शियम है। तो अगर हम यहां पोटेशियम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम में आप याद रखिएगा मानव शरीर की प्रभावित होती है क्या? हड्डियां प्रभावित होती है, और इसका जो सबसे बड़ा स्रोत होता है वो हमारा क्या माना जाता है? दूध। तो सबसे बड़ा स्रोत होता है वो क्या माना जाता है? दूध। तो इस द राइट जवाब क्या हो गया? प्रश्न नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर ए। अब आप यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। चलिए पढ़िए, इंपॉर्टेंट है और एकदम आराम से पढ़िए और इसका चुटकियों में आप जवाब दीजिए। भोजन और इसके एलिमेंट्स तत्व से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3-3, 4-4 आते हैं और आपको पकड़ना है और आपको इसका राइट जवाब बताना है। चलिए आप पढ़िए और इसका जवाब बताइए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सूची 1 को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। अब क्या कह रहा है? विटामिन ए रतौंधी, कह रहा विटामिन B1 रिकेट्स, कह रहा विटामिन सी बेरी बेरी, कह रहा विटामिन डी स्कर्वी। आपको बताना है कि इसमें आपका मुख्य रूप से जो इसका सही पेयर हो, इसका जो सही जोड़ा हो वो आपको बताना है। चलिए फास्ट कमेंट करिए, सभी लोगों का फास्ट कमेंट आना चाहिए और मैक्सिमम देखिए सभी का फास्ट कमेंट आना चाहिए। चलिए कमेंट करिए, स्पीड से आप सभी लोगों का कमेंट्स आना चाहिए। चलिए बताइए। देखिए इसको बताने के लिए सबसे पहले आप जो सरल वाला है वो पेयर कर लीजिए, बाकी अपने आप आपके सामने क्लियर होता, बाकी अपने आप आपके सामने स्पष्ट होता चला जाएगा। चलिए मैक्सिमम और मैक्सिमम ए जवाब दे रहे हैं। आइए देखते हैं। देखिए विटामिन ए की कमी होगी तो आपको क्या होगा? तो विटामिन ए की जब कमी होगी तो सबसे पहले रतौंधी होता है, मतलब हमको वो ऑप्शन चाहिए, वो ऑप्शन चाहिए जहां ऑप्शन नंबर ए में 1 हो और ए में 1 केवल एक ही में है। देखिए मैंने कहा था जो सबसे सरल हो उसको पेयर कर दीजिए, फट से आपका जवाब क्या हो गया? बाहर निकल गया, फट से आपका जवाब आगे की तरफ आ गया। क्लियर हो गया? अब देखिए विटामिन B1 की बात करते हैं तो बी बेरी बेरी, क्या? विटामिन बी बेरी बेरी। जब हम सी की बात कर, सी स्कर्वी और विटामिन डी तो रिकेट, सूखा रोग हो जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपका सामान्य रूप से यहां से पूछ लेता है। अब जैसे आपसे और भी क्वेश्चन, इनके अलावा और भी क्वेश्चन अगर आपसे बन जाए तो एक क्वेश्चन आपसे कहता है कि जल में, प्रश्न क्या कहता है? कहता है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताइए। जल में घुलनशील विटामिन। तो अब जब जल में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे तो 2 विटामिन हो जाएगा, एक आपका है विटामिन सी और एक आपका हो जाएगा विटामिन बी। अच्छा आगे पीछे लिख दिया, कोई बात नहीं, विटामिन सी और विटामिन बी। अब बाकी, अब आप बताओ बाकी के कहां घुलनशील होंगे? अब डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कहेगा कि वसा में घुलनशील विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप बताओगे कि वसा में, क्या बताओगे? वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील
विटामिन्स। अब आपका जवाब क्या होगा, फट से लिखे, ए विटामिन ए, डी, ई और आपका क्या, के। तो ये ए डी ई के ये आपका कहां से हो गया, तो ये आप बताओगे ये वसा में घुलनशील हो गया और बाकी हमारा कहां हो गया, जल में। ए डी ई के ये देखिए इन चीजों को फाइंड करना पड़ेगा, इन चीजों को थोड़ा अच्छे से तैयार रखना पड़ेगा। तो वसा में जो है वो विटामिन सी और विटामिन बी और सॉरी जल में विटामिन सी और विटामिन बी और बाकी विटामिन ए डी ई के ये आपका कहां पर घुलनशील हो गया, ये आपका वसा में घुलनशील हो गया। अब अगर आपसे कहा जाए, एक क्वेश्चन आपसे अगर कहे कि मानसिक क्षमता का विकास, प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा मानसिक क्षमता का विकास के विकास में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है, तब आप बताओगे कि मानसिक क्षमता के विकास में सबसे बड़ी भूमिका होती है विटामिन ई की। बोले किसकी होती है, एकदम सीधा देखिए, स्पीड से कमेंट करते रहेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विटामिन ई हो जाएगा। अब इसके अलावा जैसे एक क्वेश्चन आपसे ये बन जाए और कह दे कि रक्त का थक्का जमने में, क्या कहते, अगर आपसे कह दे कि रक्त का थक्का जमने में सबसे ज्यादा सहायक कौन सा विटामिन होता है, तो आपका जवाब होगा कि ये हमारा विटामिन होता है कौन, के। और एक लास्ट क्वेश्चन और, अगर कह दे कि घाव का जल्दी भरना, प्रश्न क्या कह दे घाव का जल्दी भरना, तब आप बताओगे कि घाव के जल्दी भरने में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है वो हमारा होता है कौन, विटामिन सी। और विटामिन सी का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, और आप बताओगे कि विटामिन सी का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है वो हमारा होता है आंवला। ठीक है, तो ये आपका राइट जवाब था ऑप्शन नंबर ए, लेकिन इन चीजों से ये जुड़ा हुआ है जरूर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए एक एक चैप्टर की तरह हम लोग उड़ाते चले जा रहे हैं, एक एक चैप्टर की तरह हम लोग तैयार करते चले जा रहे हैं। ठीक है, आइए सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तेरा रेखा ने अपनी सहेली को बताया कि डॉक्टर ने उसे शरीर को ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ खाने की सलाह दी है। नीचे दिए गए समूहों में से ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ को बताइए। गेहूं, चावल, आलू, शक्कर आदि, करा फल, सब्जियां, दूध, मछली आदि, करा जल, चाय, दूध, फल आदि, और करा अचार, सब्जियां, फल, दूध आदि। आप बताइए शरीर को ऊर्जा देने वाले भोजन के बारे में आपको कमेंट करना, बताना है यस, और मैक्सिमम का कमेंट्स आना चाहिए। चलिए बताइए, देख लेकिन स्पीड से भाई, इतना धीरे धीरे नहीं, इतना धीरे धीरे नहीं, स्पीड कमेंट में थोड़ा दम होना चाहिए, मतलब लगना चाहिए कि नहीं जिंदा लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, और आपको भी इतना कमेंट करना चाहिए, एहसास होना चाहिए मुझको कि नहीं मेरे विद्यार्थी युवा हैं, वो वृद्ध और एकदम सुस्त मुस्त उलझे पुलझे, हाँ चल रहा है देख रहे, ऐसे थोड़ी होता है। लगना चाहिए कि नहीं, मुझे भी लगना चाहिए मैं जिंदा लोगों को पढ़ा रहा हूं, युवाओं को पढ़ा रहा हूं, जोश होना चाहिए, खून में उबाल होना चाहिए। लिखते रहिए कमेंट्स और आगे की ओर बढ़ते रहेंगे दोस्त। यस, आइए सेशन का क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए सेशन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि डॉक्टर ने उसे शरीर को ऊर्जा, यहां से 2 क्वेश्चन पहले आप बायो का तैयार करिए। क्या क्या कि शरीर को ऊर्जा, सबसे पहले क्या कह रहा है कि शरीर को ऊर्जा देने वाला, शरीर को ऊर्जा देने वाला भोजन मुख्य रूप से क्या होता है, तो आप याद रखिएगा कि ये होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। कौन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपका क्या होता है, तो ये शरीर को ऊर्जा देने वाले भोजन के रूप में जाना जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन इसी से जोड़ करके और थोड़ा सा उलझाएगा और आपसे कहेगा कि शरीर को दोगुनी ऊर्जा, शरीर को दोगुनी ऊर्जा प्रदान करने वाला, शरीर को दुगनी ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कौन सा है, तो अब आप क्या बताओगे, अब आपका जवाब हो जाएगा वसा। देखिए ये मैं अंतर सबसे जरूरी है,
दोनों का लाइन डिफरेंस है, दोनों की लाइन अलग अलग है, और दोनों को समझ करके जवाब देना है कि शरीर को ऊर्जा देने वाला भोजन कार्बोहाइड्रेट्स, शरीर को दोगुनी ऊर्जा देने वाला भोजन जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? तो शरीर को दोगुनी ऊर्जा देने वाला जो भोजन होगा वो हमारा कहलाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। आपसे एक क्वेश्चन और कहता है कि एक गिलास, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा कि एक गिलास पानी, एक गिलास पानी से ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? अब आप देखो सीटेट पढ़ रहे हो, बताइए एक गिलास पानी से हमको कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो एकदम खुल करके बताना कि इससे हमको मिलती है क्या? इससे हमको मिलती है जीरो कैलोरी ऊर्जा। मैं जल को ही क्यों टारगेट किया हूं? क्योंकि जल भी आपके सिलेबस में है और आपके सिलेबस में भोजन भी है। तो आप बताओगे कि एक गिलास पानी से मिलने वाली ऊर्जा की मात्रा 0 कैलोरी होती है। अब आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, क्या पूछा है? जैसे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है और वो ये पूछते हैं कि मांसपेशियों, प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा कि मांसपेशियों के गठन के लिए, मांसपेशियों के गठन के लिए उपयुक्त भोजन बताइए। तो जो आपका उपयुक्त भोजन होता है उसमें लेना चाहिए क्या? तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा लेना चाहिए क्या? प्रोटीन। और आप याद रखिएगा दूध, मांस, अंडा, ये हमने आपको बताया ये होता है, ठीक है। और इसी के साथ आपको याद रखना है गेहूं, चावल, आलू, शक्कर, ये सबसे बड़े स्रोत हैं किसके? तो आप याद रखिएगा कि ये सबसे बड़े स्रोत हैं, ये किसके उदाहरण हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स के। किसके हैं? तो ये आपके मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स के उदाहरण हैं। तो आपने इसका राइट जवाब क्या लगाया? तो आपने प्रश्न नंबर 3 का राइट जवाब लगाया ऑप्शन नंबर ए। अब आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और चलेंगे हम आगे की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आएंगे सेशन का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है। जरा पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन के विषय पढ़ाने के से पहले पाचन तंत्र को बनाने के लिए कहा। पाचन तंत्र को बनाने के लिए कहा। यहां मैं स्टार लगाता हूं, इसको ध्यान समझिएगा। अब कह रहा पुनीत चाहता था वो अपने पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, कह रहा पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों की पहचान करना, कह रहा परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है कि नहीं। पाचन पर आरेख जो बनवाया जा रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि जो पाचन पर आरेख बालक को बनाने के लिए कहा गया है उसका मूल ये आपसे क्या उद्देश्य निकलता है, ये आपको समझना। सुनिए, देखिए ये प्रश्न किसका है? आपका जवाब होगा कि सर ये प्रश्न है किसका? शिक्षण का। देखिए एकदम सरलता से मैं जवाब निकालता हूं। आप प्रश्न का उत्तर हमसे मत जानिए, आप प्रश्न का उत्तर कैसे निकालते हैं ये समझिए। हम क्या पढ़ रहे हैं? शिक्षण। शिक्षण किसके लिए पढ़ रहे हो? शिक्षण पढ़ रहे हैं हम 1 से 5 के बालकों के लिए। मतलब किस क्लास के बालक के लिए? 1 से 5। 1 से 5 के बालक की हमें पकड़ना पड़ेगा क्या? 1 से 5 के बालक की हमें पकड़ना पड़ेगा मानसिक क्षमता। और ये जो 1 से 5 का बालक होगा इसकी मानसिक क्षमता अभी परिपक्व नहीं है, बल्कि ये हमारी कक्षा में जो आया है ये अपरिपक्व मानसिक क्षमता को लेकर के आया है। इतना तो माइंड मेकअप आपने बना लिया, ये तो सेट कर लिया दिमाग। सुनिए, परीक्षण करना कि विद्यार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। क्या 1 से 5 का बालक पाचन तंत्र का परफेक्ट आरेख बनाने की क्षमता रखता है क्या? आप बोल दोगे काट दीजिए सर, इस पे बात ही मत करिए। आगे बढ़ता हूं। पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षा, मतलब पाचन में कैसे कैसे रस, कैसे कैसे अम्ल बनते हैं, कैसे कैसे मानव शरीर में ये काम करता है। क्या 1 से 5 के बालक के मानसिक क्षमता और जिसकी मानसिक क्षमता अभी अपरिपक्व है, क्या हम यहां पर भी स्टैंड कर सकते हैं?
क्या हम इस पे बात कर सकते हैं? आप कहोगे कि सर इसको भी काट दीजिए। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा कि 1 से 5 के बच्चे से मैं उम्मीद करता हूं एकदम साफ सुथरा अच्छा पाचन तंत्र का चित्र बनाएगा। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, वो लीपा पोती कर देगा, वो लीपा पोती करके बनाएगा। तो हमने बी को भी काट दिया। भोजन, पाचन, खाना खाते हैं, वो खाना कहां चला जाता है? जो मैं खाना खाता हूं वो कहां चला जाता है? इस पर मैं विद्यार्थी का ले सकता हूं क्या? इस पर मैं विद्यार्थी का ले सकता हूं विचार, समझ सकता हूं कि बालक क्या सोचता है और बालक क्या किस मानसिक प्रक्रियाओं से गुजरेगा। इज द राइट जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 4 का राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यस। चलिए स्क्रीनशॉट हुआ। आइए सेशन का नेक्स्ट। कहला कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? मतलब मिड डे मील के लिए आपसे पूछ रहा है कि सबसे प्रासंगिक कौन सा है। आपको ये बताना है कि मिड डे मील के बारे में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सबसे प्रासंगिक, सबसे शुद्ध, सबसे अच्छा लिखा गया। क्या कह रहा है? कह रहा है कि शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। पहला कह रहा यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ये उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। कह रहा ये शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। आपको बताना है कि मिड डे मील जो चल रहा है ये बालक को कैसे प्रासंगिक हो। सुनिए भाई, मिड डे मील के अंतर्गत बस देखिए एक शब्द में मैं शिक्षण का प्रश्न का उत्तर जानना सीखिए। मतलब ये उत्तर मत पता लगे, उत्तर निकालना जानिए। कैसे बताता हूं। मिड डे मील में क्या बनता है? मिड डे मील में बनता है क्या? बालक के लिए क्या? बोलो, बालक के लिए क्या बनता है? आप बोलोगे कि सर बालक के लिए भोजन बनता है। और भोजन क्या है? बालक के भोजन क्या है? आप बताओ भोजन क्या है? ये बालक के विषय वस्तु का, ये बालक के विषय वस्तु का क्या है? ये बालक के विषय वस्तु का थीम है। और आप देखिए, आप कक्षा में, आप याद रखिएगा, या आप कक्षा शब्द की जगह आप यहां पर लिखिए क्या? विद्यालय में आप भोजन निर्माण। आप जरा हमको ये बताइए, विद्यालय में भोजन निर्माण की वास्तविक, भोजन निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया का अधिगम करा सकते हो। बोलो हाँ या ना। तो आपका जवाब होगा यस। देखिए निकाल दिया इसका उत्तर, और इससे बनने वाला कोई भी डायमेंशन आएगा चुटकी में निकालिए। इसका कोई लेना देना नहीं है भाई, हमने छाप दिया कि थीम ही है, कैसे लेना देना नहीं होगा। फिर यहां ये शिक्षण अधिगम के बहुत मूल्यवान, भाई जब थीम है यहां तक हम लोग पहुंच गए तो क्या हम इनको मानेंगे क्या? बिल्कुल नहीं मानेंगे। अरे ये उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट, मतलब हम ऐसा करें कि मिड डे मील क्या केवल वहीं चलता है जहां केवल खाली पेट बच्चा आते? मिड डे मील समानता के साथ सभी को प्रोवाइड कराया जाता है। सरकार की आलोचना नहीं होनी चाहिए। ये कट गया। कह रहा ये ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। देखिए मैंने यहां पर वास्तविक अधिगम का अवसर देखिए एकदम व्यवहारिक तरीके से हम लोगों ने निकाल दिया। यस, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलेंगे अगले क्रम की ओर। स्क्रीनशॉट 5 का आइए 6। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों से रद्दी सामग्री, यहां हाईलाइट करिए, से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। क्या कहता है? कहता घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाना। मुझे देखिए क्या मिला है, दो चीज मिला है। एक क्या, सबसे पहले दिया किसको गया है? आप बोलोगे कि सर दिया गया है किसको? बालक को। बालक को क्या मिला है? आपका जवाब होगा कि बालक को मिला है रद्दी सामग्री। और इससे बनाना है क्या? इससे बनाना है उपयोगी वस्तु। क्या बनाना है? तो आपका जवाब होगा कि इससे बनाना है उपयोगी वस्तु। अब बताइए जरा, अगर आप
किसी को रद्दी सामग्री देंगे और रद्दी सामग्री दे करके अगर आप उपयोगी वस्तु बनाने को कहेंगे तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम क्या चाहिए? तो सबसे अहम चाहिए बालक की मानसिक क्षमता। बालक कैसी बना पाएगा? जैसी उसकी होगी मानसिक क्षमता, ये उसी के अनुरूप बनाएगा। और अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार ही हम कर पाते हैं क्या? हम कर पाते हैं गुण प्रदर्शित। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग बालक की क्या, इससे क्या निकल करके बाहर आएगी? इससे बाहर निकल करके आएगी बालक की क्रिएटिविटी, या इससे बालक की निकल करके आएगी क्या बाहर? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। अब देखिए, पूछा है कि अभिप्राय नहीं है। अब आइए निकालते हैं अभिप्राय नहीं है। क्या नहीं है? सुनिए, देखिए, कहता कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। अगर बालक में अच्छी मानसिक क्षमता होगी तो वो श्रेष्ठ उपयोगी वस्तु बनाएगा, ऐसा हो सकता है। कह रहा है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। मैं अगर कोई बच्चा उपयोगी वस्तु नहीं बना पाया तो मैं मान लूं ये कक्षा का गधा बच्चा है। कभी भी श्रेष्ठ, कमजोर, गधा, पिछड़ा, ये शब्द निगेटिव होते हैं। बहरहाल हमने काट दिया, लेकिन अभी ऑप्शन को नहीं काटूंगा। जब तक सीटेट में चारों ऑप्शन न पढ़ा जाए तब तक हमें कभी भी नहीं काटना चाहिए। कह रहा बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। यहां मैंने लिखा ये क्रिएटिविटी, ये अपने आप बाहर निकल गया, ये सत्य पर आपका अपने आप चला गया। कह रहा बच्चों का पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। भाई पहले हमने इसको लिया, उपयोग किया, जैसे माचिस का डिब्बी, पहले माचिस की तीली थी, डिब्बी का उपयोग था, हमने फेंक दिया, हमने इसका फिर से प्रयोग किया। जाहिर सी बात है, ऐसा मैं व्यवहारिक लेवल पे, आप ये मत जाएगा कि इतनी मानसिक क्षमता, इसको समझाया जा सकता है जैसे खिलौना, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जोड़ करके। इसका मतलब हमें चाहिए नहीं। और सबसे निगेटिव हमको मिला क्या? सबसे निगेटिव हमको मिला है ऑप्शन नंबर बी, कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। मेरा कहीं से शैक्षिक अभिप्राय आशय नहीं हो सकता है, तो आप मैक्सिमम ने इसका राइट जवाब क्या दिया है? ये ऑप्शन नंबर क्या? बी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चीजें आपको मदद करेंगी। यस, हो गया। आइए सेशन के अगले क्रम पर चलेंगे। तेरा पक्षी और उनकी चोंच पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को तर्क देने, विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है? आपको इसमें से वो वाला ऑप्शन ढूंढना है जो क्या कर रहा है, जो आपको पक्षी, यहां देखिए हाईलाइट करिए, एक तो आपका हो जाएगा क्या? पक्षी, और दूसरा उनकी क्या? चोंच पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को तर्क और विश्लेषण, अब इसमें बालक की मानसिक प्रक्रिया यहां सक्रिय करानी है। चलिए आइए पढ़ते हैं और इसका जवाब निकालते हैं। कह रहा पक्षियों की चोंच के आकार में भिन्नता क्यों होती है? एक पक्षी का नाम लिखिए, उसकी चोंच का वर्णन कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि उसकी चोंच का आकार उसके खाने की आदतों से किस प्रकार जुड़ा है। कह रहा एक पक्षी की चोंच लंबी, सीधी और नोकदार है, जिसके किनारे तीखे हैं, वो किस प्रकार का भोजन करेगा। और कह रहा तोते की चोंच का वर्णन करिए। आपको इसमें परफेक्ट ऑप्शन ढूंढना है और आपको इसका राइट जवाब बताना। चलिए बताइए। देखिए मैंने फिर से एक बात बोला, आप जिसको पढ़ा रहे हो वो किस क्लास का बच्चा है, तो आप कहोगे कि वो क्लास 1 से कितने के बीच का बच्चा है? वो क्लास 1 से 5 के बीच का बच्चा है। ये क्लास 1 to 5। अब क्या कह रहा है? 1 से 5 के बच्चे में हमें पता लगानी है, जो भी ऑप्शन है उसका मेरा सबसे महत्वपूर्ण आधार होगा मानसिक क्षमता। सबसे बड़ा जो आधार होगा वो क्या होगा? मेंटल एबिलिटी। मानसिक क्षमता को मैं तर्क करूंगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अब देखिए पक्षियों की चोंच के आकार में भिन्नता क्या होती है? इतनी मानसिक क्षमता अभी बच्चे में 1 से 5 के नहीं है। आप यहां पर नहीं रुकोगे, ये बहुत मजबूती के साथ हमको नहीं दिख रहा है। आगे कह रहा है कि एक पक्षी की चोंच लंबी, ये भी कम है, कह रहा है कि जिसके किनारे, और कह रहा है तोते के। देखिए क्या कह रहा है?
कोई एक पक्षी का नाम लिखिए, उसकी चोंच का वर्णन कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि उसकी चोंच का आकार उसके खाने की आदत। मतलब आप किसी एक पर अगर ध्यान केंद्रित करेंगे तो निश्चित तौर पर बालक में एक क्षमता का विकास होगा, और वो क्षमता होगा क्या? अवलोकन। और इसी के साथ ये सबसे परफेक्ट ऑप्शन में आगे की ओर बढ़ा कि हम बालक में अवलोकन की क्षमता का विकास करने के लिए हम क्या करेंगे? किसी एक, भाई मानसिक क्षमता कम है तो हम एक एक पक्षियों के माध्यम से, एक एक उदाहरणों के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 7 का राइट जवाब है आपका ऑप्शन नंबर क्या? बी। क्लियर हुआ? यस। चलिए तो आइए अगले क्रम पर चलते हैं और लेते हैं सेशन का क्वेश्चन नंबर 8। आप पढ़िए और प्रश्न नंबर 8 के लिए आप राइट जवाब बताइएगा। देखिए ये आपसे क्या कह रहा है, पढ़िए। बस से रोजाना स्कूल जाते हुए सुनीता ने रास्ते में देखा कि खेतों में लकड़ी के बहुत सारे डिब्बे लगाए गए थे। स्थानीय लोगों से पूछने पर पता चला कि कुछ लोग अक्टूबर से दिसंबर के महीनों में एपी कल्चर का काम करते हैं। ये एपी कल्चर क्या होता है? रेशम कीट पालन होता है, मधुमक्खी पालन होता है, मुर्गी पालन होता है, या आप समझ डी करा कि क्या केचुआ पालन होता है? आपको बताना एपी कल्चर, सीधा सा पूछा है एपी कल्चर क्या होता है। देखिए अगर हम आपसे एपी कल्चर की बात करते हैं, एपी कल्चर की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है मधुमक्खी। क्या होता है? मधुमक्खी पालन। एपी कल्चर का संबंध किससे है? तो एपी कल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से। अब आपसे कहे तो बिहार राज्य मधुमक्खी पालन में भारत का बिहार राज्य है क्या? तो भारत का बिहार राज्य है सबसे अग्रणी। क्या है? तो भारत का बिहार राज्य मधुमक्खी पालन में क्या है? सबसे अग्रणी। सबसे उपयुक्त समय क्या होता है? मधुमक्खी पालन का जो सबसे उपयुक्त समय है वो क्या होता है? तो आप बताओगे अक्टूबर से लेकर के ये समय होता है किसके बीच में? तो अक्टूबर से लेकर के ये होता है दिसंबर के बीच में। कब होता है? अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में। क्यों होता है? क्योंकि ये रानी मक्खी किसके? तो याद रखिएगा ये रानी मक्खी के अंडे देने, रानी मक्खी के अंडे देने का, रानी मक्खी के अंडे देने का ये होता है क्या? तो ये होता है समय रानी मक्खी के अंडे देने का। ठीक है, और याद रखिएगा कि मधु मिलने पर ये क्या करती है? तो ये मधु मिलने पर करती है क्या? ये करती है नृत्य। सबसे पहले ये। इसके अलावा रेशम कीट पालन पूछा है, आप सीधा सा जवाब बताओगे कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है? ये सेरीकल्चर का संबंध है रेशम कीट पालन से। बोलो किससे है? आपका जवाब होगा कि सेरीकल्चर का संबंध है रेशम कीट पालन से। आगे करा मधुमक्खी पालन, तो ये आपका हो गया मधुमक्खी पालन का सीधा सा संबंध किससे है? एपी कल्चर से है। आपने इसको लगा दिया। मुर्गी पालन आएगा तो आप जवाब बताओगे मेरे लाल रजत क्रांति का संबंध किससे है? आप बताओगे मुर्गी पालन। ऑप्शन में डी में करा केचुआ पालन। आप याद रखना वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? तो वर्मी कल्चर का संबंध है ये आपका मुख्य रूप से केचुआ पालन से। तो हमारा राइट जवाब हो गया ऑप्शन में बी मधुमक्खी पालन। यहां तक आप इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलेंगे आगे की ओर। यस लिया? यस। आइए कह रहा निम्नलिखित में से रबी की फसल का नाम बताइए। क्या कह रहा? कह रहा निम्नलिखित में से रबी की फसल का नाम बताइए। कपास है, मूंगफली है, सरसों है या गेहूं है? 1 2 2 3 3 4 उपरोक्त सभी। आप बताइए रबी की फसल का नाम आपको बताना है और आप सभी लोगों का एक सिरे से राइट जवाब आना चाहिए। अच्छा जवाब तो दे रहे हैं। अच्छा कुछ लोग गेहूं जवाब दे रहे हैं। नहीं स्पीड से कमेंट करिए भाई, स्पीड से। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं सरसों की और मैं गेहूं की बात करूं तो आप सीधा सा बताओगे कि ये आपका 3 और 4 किसकी फसल है? तो ये 3 और 4 ये हमारी रबी की फसल कहलाएगी। किसकी? तो आप बोलोगे 3 और 4 ये आपका मुख्य रूप से रबी की फसल है। कपास मूंगफली जब इधर की ओर जाएंगे
तो ये आप याद रखिएगा कि ये आपका हो जाएगा जायद की फसल। किसकी फसल हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा जायद की फसल। जब बात कर रहे हैं रबी के फसल की, तो रबी के फसल को हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं शीत ऋतु की फसल। बोलो क्या बोलते हो? तो आप बोलते हो शीत ऋतु की फसल। और शीत ऋतु के फसल की बात करते हैं तो आपसे एक क्वेश्चन आ जाता है इसकी बुआई को लेकर के। और जब बुआई पूछेगा तो आप बताओगे इसका बुआई का समय होता है नवंबर से लेकर के दिसंबर के बीच। कब? नवंबर से लेकर के दिसंबर के बीच। एक क्वेश्चन आपसे बन जाता है इसके कटाई को लेकर के, और कटाई का समय आप बताओगे कि मार्च से लेकर के अप्रैल के बीच का जो समय होता है ये आपका माना जाता है कि ये रबी की कटाई। जब यहां जायद आया है तो जायद को हम लोग बोलते हैं वर्षा ऋतु की फसल। बोलो क्या बोलते हो? वर्षा ऋतु की फसल। और आपसे क्वेश्चन यहां पर भी बन जाता है क्या? एक आपसे कह दे कि वर्षा ऋतु की फसल, या आपसे कह दे जायद की फसल की बुआई कब होती है, तो आप बोलोगे कि इसकी बुआई होती है जून जुलाई माह में। कब होती है? तो ये होती है जून जुलाई माह में। और अगर आपसे कह दे कि कटाई कब होती है, तो आप बताओगे कि इसकी कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में। कब होती है? अक्टूबर और नवंबर माह के मध्य होती है। इसकी जो सबसे फेमस फसल होती है ये आप याद रखिएगा धान पूछा जाता है, और इसके साथ साथ कपास पूछा जाता है। ये आपको तैयार होना चाहिए। लगाइए दबा करके ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये होना चाहिए ना, मतलब जुनून के साथ पढ़ो भाई, रगों में एकदम आग लगा करके पढ़ो, जुनून के साथ पढ़िए, तब आगे बढ़ते हैं। यस 10, जल के वितरण का सही मिलान कीजिए। महासागरों समुद्रों में बर्फ के रूप में और भूमिगत नदियों झील के रूप में आपको बताना है। तो आप बताइए, देखिए महासागरों में जो जल है ये आपका खारा जल है। कैसा जल है? खारा जल है। और आप याद रखिएगा महासागरों और सागरों में कुल जल का मौजूद है कितना? 97% जल मौजूद है। कितना? या इसको मैं यहां नहीं लिखता हूं, मैं ये तो ऑप्शन में दिया ही है ना, तो कुछ नई चीजें मैं यहां आपको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, कह रहा बर्फ के रूप में, तो बर्फ के रूप में जो जल है वो ठोस है। और एक क्वेश्चन आपसे कहता है भूमिगत, तो भूमिगत जब कहता है तो आप याद रखिएगा ये आपका मीठा और प्रयोग का जल है। कैसा है? या मीठा शब्द मैं नहीं लिखता हूं, आप याद रखिएगा वर्तमान प्रयोग शब्द का प्रयोग कर देता हूं, वर्तमान प्रयोग। आप देखिए यहां से घुमाएगा क्वेश्चन, जवाब दीजिए। आप एकदम जवाब दबा करके दीजिएगा और चीजों को एकदम सही सकारात्मक वे में आप अच्छे से इसको लेकर के आगे बढ़ते रहिए। तब तक सुनिए पहले एक चीज ध्यान से। कहता है कि पृथ्वी पर, प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा पृथ्वी पर कुल मीठा जल, पृथ्वी पर कुल मीठा जल का प्रतिशत कितना है? तो अब आप जरा बताओ कितना प्रतिशत होगा? पृथ्वी पर मीठे जल का प्रतिशत कितना होगा? ये जो 2%, मतलब ये जो बर्फ के रूप में है और ये जो भूमिगत है, ये दोनों मिलाकर के मीठे जल की श्रेणी में आते हैं। तो पृथ्वी पर मीठे जल का जो प्रतिशत है वो कुल कितना प्रतिशत है? आपका जवाब होगा कि पृथ्वी पर मीठे जल का प्रतिशत है 3%। आगे सुनिए, देखिए पृथ्वी पर अगला आपसे प्रश्न कहता है कि पृथ्वी पर कुल जल, पृथ्वी पर कुल जल का प्रतिशत बताइए। तो आप बताओगे 71%। क्या? 71%। इसके साथ ही साथ एक चीज और कि पृथ्वी जल की अधिकता के कारण, किसके कारण? जल की अधिकता के कारण हम लोग क्या बोलते हैं? तो जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोलते हो आप। कौन सा ग्रह बोलते हो? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ये आप तैयार कर लीजिए। अब देखिए महासागरों और सागरों में
कुल जल का कितना प्रतिशत मौजूद है? 97%। ए में चाहिए 3, चलिए ये कट गया, अभी भी बच गया। बर्फ के रूप में 2% है, हमको बी में चाहिए क्या? 1। बी में 1 केवल सी में मौजूद है। और भूमिगत, और यहां पर ये आपका 1% हो जाएगा ये। तो अब आप यहां पर क्या जवाब दोगे? आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और जवाब बी जवाब दिया था, बी जवाब दिया था ना, ना गलत दिया था। जिन्होंने बी दिया था सब गलत थे, जिन्होंने बी दिया था सब पलटी मारो एकदम, मैं कह रहा हूं मारियो पलटी। जिन्होंने बी जवाब दिया था वो सब ने गलत जवाब दिया था, और जिन्होंने गलत जवाब दिया वो पलटी मारे और आए वो ऑप्शन नंबर सी बनाए। भाई देखिए, ए में 3 चाहिए हमको, मिल गया। बी में हमको 1 चाहिए, मिल गया। और सी में हमको 2 चाहिए, मिल गया। भाई कहां से उल्टा सीधा कर रहे हो? नहीं नहीं, पलटी मारी, चलिए तुरंत पलटी मारिए ना। ना 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 ना, अच्छा मैं गलत बता रहा हूं क्या? जस्ट 1 सेकेंड। ए में 3 ठीक है, बी में अच्छा बी में 1 सही तो है, गलत बताए थे। सी सही है, सी। ना ना सी है, सी। हमको कंफ्यूज कर दिया भाई। नहीं नहीं नहीं, चलिए अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आइए आगे चले। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए आगे चलते हैं। ले लिया? आइए सेशन का क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। कह रहा वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है? क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है। बताइए वायुयान उड़ाने के लिए पृथ्वी का कौन सा मंडल सबसे परफेक्ट माना जाता है, या सबसे बेहतर मंडल किसको कहा जाता है? आपको पढ़ना है और इसका जवाब बताना है। हाँ चलिए, चलिए कोई बात नहीं, अब आइए। चलिए सुनिए, देखिए सबसे पहले पूछे कि वायुमंडल के भाग, सबसे पहले सुनिए वायुमंडल के भाग। तो आप बताओगे वायुमंडल के कुल कितने भाग होते हैं? 5। वायुमंडल के भाग कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले कहता है क्षोभ मंडल। अब देखिए मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा हूं, इसमें अभी और क्वेश्चन बना देंगे। क्षोभ मंडल के ऊपर जो मंडल होता है उसका नाम है समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर जो मंडल है उसका नाम है मध्य मंडल। और मध्य मंडल के ऊपर जो मंडल है उसका नाम है आयन मंडल। और एक आपसे इसके ऊपर जो मंडल है, ये सबसे ऊपर, इसका नाम है बहिर्मंडल। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि पृथ्वी के सबसे, प्रश्न कहता है पृथ्वी के सबसे नजदीक मंडल कौन सा है? तो पृथ्वी के जो सबसे नजदीक मंडल है वो क्षोभ मंडल। सेकंड कहता है कि पृथ्वी से सबसे दूर मंडल कौन सा है? तो आपका जवाब होगा कि ये आपका हो गया कौन सा? बहिर्मंडल। तो एक तो आप इसमें क्रम अच्छा लगाओगे, मतलब आप एकदम परफेक्ट इसमें क्रम, और ये क्रम से आप तैयार करना। अब यहां सुनिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट और उड़ाया जाता है। क्या कहता है? मौसम संबंधी, प्रश्न कह दे कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में, बताइए, केवल एक मंडल में घटित होती हैं, और उसका जवाब होगा आपका कौन सा मंडल? तो आप बोलोगे मेरे लाल क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी सभी घटनाएं केवल एक मंडल में घटित होती हैं, और उसका नाम है कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। अब आपसे कहेगा कि ओजोन प्रदूषक, प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि ओजोन प्रदूषक किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन प्रदूषक पाया जाता है समताप मंडल में। किस मंडल में? जवाब बोलो, समताप मंडल में पाया जाता है। फिर कहता है, प्रश्न कहता है कि पृथ्वी का सबसे, प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा पृथ्वी का सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? तो पृथ्वी का जो सबसे ठंडा मंडल है उस मंडल का नाम है मध्य मंडल।
अब कहता है पृथ्वी का सबसे, क्वेश्चन क्या पूछेगा, पृथ्वी का सबसे गर्म मंडल कौन सा है? तो आपका जवाब होगा पृथ्वी का जो सबसे गर्म मंडल है उस मंडल का नाम है आयन मंडल। अब आपसे कहता है कि रेडियो तरंगे किस मंडल में पाई जाती हैं? तो रेडियो तरंगे जो है, याद रखेगा, रेडियो तरंगे ये आपका मुख्य रूप से पाई जाती है किस मंडल में? आयन मंडल में। किस मंडल में बोलो? आयन मंडल में ये आपका पाई जाती है। तो अब वायुमंडल की कौन सी परत उड़ान, किसके? वायुयान के उड़ान के लिए आपका जवाब हो जाएगा समताप मंडल। याद रखेगा, ये रट करके रखिएगा, ये चीज आपको याद रखना। इज द राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी। 11 का राइट जवाब है क्या? आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए सेशन का क्वेश्चन नंबर 12। कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है, इसके बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन को बताइए। यह पेड़ पौधों के भोजन बनाने के लिए आवश्यक होता है। वायु में इसकी मात्रा 0.03 होती है। यह गैस पृथ्वी को गर्म रखने में मदद नहीं करता है। इसकी अधिकता से पृथ्वी का तापमान जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। आपसे पूछा है गलत कथन बताइए, आप इसमें गलत स्टेटमेंट ढूंढिएगा और आप इसका राइट जवाब बताइएगा। चलिए, मैक्सिमम का कमेंट्स आना चाहिए और आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं ये भी ये भी ये भी, एक मिक्स जवाब दे रहा हूं। चलो सुनिए, देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें किसका? CO2, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? तो इसी को हम लोग लिखते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या लिखते हो? कार्बन डाई ऑक्साइड। सुनिए, ध्यान से समझिए। सबसे पहले जंतु जगत द्वारा उत्सर्जित की जाती है। ये सब स्टेटमेंट है, लाइन, स्टेटमेंट के लाइन। जंतु जगत के द्वारा ये उत्सर्जित की जाती है, इसका नाम क्या होगा? आप बोलोगे CO2। अब क्या कह रहा है, आगे सुनिए। वनस्पति, प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा वनस्पति जगत द्वारा ग्रहण, वनस्पति जगत द्वारा ग्रहण की जाती है। वनस्पति जगत द्वारा ये आपका महत्वपूर्ण रूप से ग्रहण की जाती है। अब आप बताइए, ये हो गया यहां पर। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। क्या? ये आपका क्या है? ये उत्पन्न करती है क्या? ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या उत्पन्न करती है? तो ये उत्पन्न करती है ग्रीन हाउस प्रभाव। और ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे पृथ्वी को गर्म करती है। ये कह रहा है कि ये गैस पृथ्वी को गर्म करने में मदद नहीं करती है। ये गलत स्टेटमेंट लिखा है। आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या? सी। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपके प्रश्न नंबर 12 तक, ये प्रश्न नंबर 12 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर क्या? सी। ठीक है, तो चलिए, और मैं इसी के साथ आज के इस सेशन को मैं विराम दूंगा। और आप सबसे पहले 2 शब्द लिखेगा, आपको सेशन कैसा लगा। आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, सुनिए। सबसे बड़ी बात ये कि मैंने आज इसको अलग तरीके से पढ़ाया है। अलग कैसे पढ़ाया है? मैं आपको दूंगा PDF, और जितना समझाया हूं उतना PDF आपको मिलेगा नोट्स के साथ। ये देखिए, ये जैसे जैसे मैं पढ़ाया हूं ये पूरा मैं नोट्स के तौर पर मैं आपको अभी तुरंत मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा रहा हूं। लेकिन इसको जब आप मेरे साथ लाइव पढ़े हैं और एक बार मैं क्या क्या समझाया हूं, ये जब आप उसमें पूरा लिखा हुआ देखोगे, मैं जितना शब्द बोला रहूंगा सब दिमाग में छप जाएगा। और इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडीज, याद रखना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, आप ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, बिहार, सबसे पहले मैं बता दूं, बिहार 7th फेज के लिए आप देखिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जीके, GS, ये आप आगे कोई भी KVS दीजिएगा, DSSS भी दीजिएगा, यूपी में सुपर टेट दीजिएगा, कहीं पर भी सुपर टेट दीजिएगा, तो ये जीके GS आपको मिलेगा। और मैं इसके बेस्ट क्लास के साथ
11:15 AM पर मैं आपको मिलूंगा चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर पूरी तरीके से लाइव। और दोस्त, जीतता वही है जिसकी स्ट्रेटजी सही होती है, जीतता वही है जो युद्ध की तैयारी पहले से करता है। कॉन्फिडेंस उसी में आता है जो समय से पहले अपने आप को मजबूत रखता है। जरूर जुड़िएगा आप 11:15 की क्लास पर, मजा आ जाएगा। आप अपने खुद के व्यवहार परिवर्तन जरूर जुड़िएगा। और याद रखिएगा, बिहार 7th फेज एकदम मिनिमम, आप से अगर कोई भी है जो बिहार 7th फेज के ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहता है, बहुत सिंपल सी प्रक्रिया, 999 रुपए में आप एकदम आसानी से बिहार 7th फेज के ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं। बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया है, आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में जाएं और वहां पर आप टाइप करें और लिखें क्या, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। और अभी इसका पीडीएफ भी प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद लिखिएगा और आप प्ले स्टोर पर जैसे चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद लिखेंगे, आदरणीय वागेश सर की डीपी लगी हुई ऐप आएगी, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद आप जाइए क्रिएट अकाउंट पर, सिंपल सा यहां आपको अपना नाम डालना है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपने पसंद से कोई आईडी बना लेनी है और अपने पसंद से आपको किसी पासवर्ड का चयन कर लेना है। आप आराम से 999 रुपए में एडमिशन ले लेंगे। कोई आपको जानकारी चाहिए 9800980026 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, तो मैं तुरंत आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं। और तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत और मिलते हैं कल 11:15 पर सुबह और शाम को 7 बजे। और इसके बाद आदरणीय आरपी सर सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ बस तुरंत हम 2 मिनट के अंदर आपके बीच में आ रहे हैं। तो चलिए, तुरंत आप सभी लोग पहुंचेंगे इसके अगले सेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ दोस्तों, हाँ, पहली बार ऐसा अवसर आया है चंद्रा के इतिहास में 80% की भारी छूट आप सभी साथियों को टीचिंग एग्जाम, टेट, सुपर टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी और नॉन टीचिंग में यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी सभी कोर्सेज के लिए आपको मिल रहा है 30 जून तक सबसे भारी छूट 80%। 3 जुलाई और 11 जुलाई से चंद्रा के बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।